बिछड़ी राजकुमारी। बिजलियां चमक रही हैं, महल में हड़कंप मचा है। एक महिला तेजी से भाग रही है, गोद में एक 1.5 साल की बच्ची लिए हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है और उसने आते ही कहा, माफ करना राजमाता, मुझे यही करना होगा। अगर ये बच्ची यहीं रही तो मारी जाएगी। राजकुमारी आर्या, तुम्हारी असली पहचान कोई ना जाने। जब समय आएगा सब स्वयं प्रकट होगा। एक छोटे से गांव में 18 वर्षीय लड़की साधारण फटी साड़ी में सर पर लकड़ियां रखे चल रही होती है। चलते चलते बहुत थक रही थी, लेकिन फिर भी उसके कदम हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहे थे। अरे यारू, आज फिर अकेले जंगल से लकड़ियां लाई? डर नहीं लगता तुझे? आजकल का माहौल ऐसा नहीं है कि तू अकेले ही सब काम करने के लिए निकल जाए। थोड़ा तो डरा कर। डर और भूख में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं भूख से नहीं हार सकती। जब भूख लगती है तो डर भी दुम दबाकर भाग जाता है। सच में तुम बहुत बहादुर हो, वरना तो लड़के भी आजकल जंगल में अकेले जाने से डरते हैं। तुम तो फिर भी एक लड़की हो, बहुत मेहनत करती हो तुम अपने पेट को पालने के लिए। काकी, अब आप ही एक बात बताइए, क्या भूख लड़का लड़की देखकर थोड़ी लगती है? अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है आज मुझे। ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे। भगवान तेरा भला करे और हमेशा रक्षा करे। आरू अपने घर आ जाती है और रात के समय खाना खाकर सो जाती है। रात के समय आरू नींद में चिल्लाने लगती है, आरू आरू, क्या हुआ? वो सपना फिर से आया क्या? हाँ दादी, फिर वही सपना। बड़ा महल, सीढ़ियां, एक लाल कपड़े पहनी औरत मुझे गोद में उठाए दौड़ रही है। फिर एक झटका और मैं गिर जाती हूँ। कुछ सपने अतीत से आते हैं, कोई बात नहीं, अब सो जा। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगता है। वहीं एक काफी मशहूर बाबा आए होते हैं। लोग उनसे भाग्य पूछते हैं। ये रेखाएं तो राजघरानों में मिलती हैं। तू कौन है बेटी? अरे बाबा, मैं तो बस लकड़ियां बेचने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। आप मजाक कर रहे हैं लगता है। आपके बारे में सुना तो काफी था, लेकिन आपकी बातों से मेल नहीं खाता है वो सब। आरू बाबा का मजाक बनाकर जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक पुराना मिट्टी का आधा दबा हुआ एक लॉकेट मिलता है। ये वही निशान है, ये सब तो मैं अपने सपने में देखती हूँ। आरू को कुछ समझ नहीं आता और वो घर आ जाती है। दादी, क्या आपने ये कभी देखा है? ये 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 निशान तो राजघराने का है। आरू, तू कौन है? दादी, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। आपको पता है, ये निशान मैंने अपने सपनों में कई बार देखा है। क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं तेरा कोई संबंध तो नहीं राजघराने से? रात के समय आरू को एक चमकती रोशनी दिखती है जो उसे जंगल की तरफ खींचती है और आरू एक पुरानी गुफा में आ पहुंचती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये गुफा इतनी पुरानी कभी मैंने देखी भी नहीं। यहाँ किसका नाम लिखा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। आरू कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी आरू के सामने एक रोशनी आती है और ऋषि अनवरत खड़े होते हैं। कौन है आप? और ये अचानक से आप यहाँ कैसे आ गए? देखिए, आप जो भी हो, मुझसे दूर रहिए। अरे घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे इस उलझन से निकालिए। तुम हार नहीं मान सकती। अरे अभी तो सब ठीक करने का समय आया है और तुम्हें अब वापस लौटना होगा, सब ठीक करना होगा। कौन हूं मैं? मुझे सब सच बताओ। मैं क्या ठीक कर सकती हूँ? तू उस राज्य की उत्तराधिकारी है जिसे छल और धोखे से छीन लिया गया। तेरे पिता की मृत्यु कोई हादसा नहीं थी। चंद्रलेखा अब सत्ता पर है और तुम्हें अब पहचानना होगा कि तुम कौन हो। मैं क्या पहचानूं? मेरे पिता की मृत्यु और ये चंद्रलेखा कौन है? तुम एक राजकुमारी हो जिसकी आस में पूरा राज्य बैठा है। तुम ही अब सबको मुसीबत से बाहर निकाल सकती हो। अगर मैं सच में राजकुमारी थी तो बचपन में मुझे क्यों छोड़ दिया गया? राजा वीरेंद्र सिंह ने
तुम्हारे जन्म के बाद एक भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी बुआ चंद्रलेखा तुम्हारी मृत्यु चाहती हैं। रानी ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी आया को सौंपा और वो तूफानी रात में तुम्हें लेकर भागी। मतलब मेरे माता पिता अब? राजा वीरेंद्र सिंह को विष दे दिया गया और रानी सजा के नाम पर कैद में हैं वर्षों से। और आप कौन हैं? मैं एक ऋषि हूं। मैंने ही वो भविष्यवाणी की थी और मेरे शरीर के खत्म होने के बाद भी मैं आज तक यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य था तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना। मेरी माँ से मुझे मिलना है। चंद्रलेखा तुम्हें अपनी मां से नहीं मिलने देगी। राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। वहां के लोग हर समय उसके कहर से सहमे होते हैं। अब तक मैं इसीलिए ही शायद जिंदा हूं, ताकि मैं अपने पिता के कातिलों का बदला ले सकूं। आरू के सब सवालों के जवाब उसे मिल गए थे और अब वो सब कुछ समझ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गांव से दूर भानुगढ़ राज्य में चंद्रलेखा अपने सिंहासन पर बैठी होती है। गांव में एक लड़की की बात फैल रही है। वो राजकुमारी जैसी दिखती है। जी, उसका नाम आरू है। लोग उसे आर्या बुलाने लगे हैं। इससे पहले कि वो महल तक पहुंच जाए, उसका रास्ता खत्म कर दो। मैं इस राज्य में किसी को भी नहीं आने दूंगी। ये मेरा राज्य है और यहाँ केवल मैं ही राज करूंगी। जो हुकुम राजमाता। माँ, ये सब क्यों करना? अरे वो अकेले हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। तुम समझते नहीं हो, इस राज्य को अगर उसकी राजकुमारी मिल गई तो हमारे लिए खतरा ही खतरा है। अब तक की हमारी मेहनत सब मिट्टी में मिल जाएगी। बिछड़ी राजकुमारी को बिछड़ी ही रहने दो पुत्र। आरू अपनी दादी के साथ झोपड़ी में होती है। तभी बाहर से शोर उठता है। राजद्रोहियों को शरण देने वालों को दंड मिलेगा। आरू, आरू भाग जा, पीछे वाले रास्ते से निकल जा, वो तुझे ढूंढ रहे हैं। नहीं दादी, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं भाग सकती। आरू, तू समझ क्यों नहीं रही? वो लोग तुझे ही ढूंढ रहे हैं। तू राजकुमारी है। किस्मत तो मेरी अच्छी रही है कि मैं राजकुमारी को पाल सकी। मुझे कुछ हो भी गया तो कोई परेशानी नहीं। नहीं दादी, आप ये क्या कह रही हैं? चुप आरू, तुझे मेरी कसम, तू यहाँ से जा। तेरा जिंदा रहना जरूरी है। आरू पीछे के रास्ते से जंगल की ओर भागती है। ऋषि की गुफा तक जा पहुंचती है। ऋषि जी, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और दादी को भी। अब तुम्हें छिपना नहीं, सामना करना सीखना होगा। तुम्हें सिर्फ नाम नहीं, आत्मबल भी चाहिए। तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, तुम न्याय की अग्नि हो जो अन्याय की रात को जलाकर राख कर देगी। अब मैं जान गई हूं, मैं आर्या हूं, मैं लौटूंगी। मैं इस सफर में तुम्हारे साथ हूं राजकुमारी। महल के अंधेरे तहखाने में एक महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कैद के बाद एक तेज प्रकाश था। एक छोटी सी खिड़की से चंद्रलेखा आती है। तेरी बेटी नहीं मरी थी, मैं जानती हूं, वो अब लौट रही है। फिर तैयार हो जा। जब मेरी बेटी माँ के पास वापस लौटती है तो आंधी बनकर लौटती है। महल के पिछले हिस्से में एक गुप्त सुरंग मिलती है, जिसे राजा ने संकट के समय के लिए बनवाया था। तुम इस दरवाजे से महल में जाओगी और उस सिंहासन तक पहुंचोगी जो तुम्हारे अधिकार का है। इस गुप्त रास्ते के बारे में चंद्रलेखा को भी नहीं पता है। सिंहासन तक पहुंचकर क्या करूंगी मैं? वो कोई आम सिंहासन नहीं है। उस सिंहासन पर बैठने वाले का आत्मविश्वास, आत्मबल ही इतना होता है। अगर रास्ता अंधेरा हो तो तुम्हें उजाला बनाना होगा। ये राज्य तुम्हारा ही है, बस तुम्हें अपना सिंहासन हासिल करना है। आरू गुप्त रास्ते से महल के अंदर पहुंचती है। वो उसी तहखाने में जाती है जहां रानी को कैद किया गया था। माँ! आर्या, मेरी बच्ची। आरू रानी को बाहर निकालती है। तभी चंद्रलेखा को खबर लगती है। वो सैनिकों के साथ आती है, लेकिन सामने अब बदली हुई आरू खड़ी है। कुर्सी पर बैठना आसान नहीं, खून बहाना पड़ेगा। अगर खून ही बहाना है तो मैं अपने लोगों के लिए बहाऊंगी। तूने मेरी माँ को कैद किया, मेरे पिता को मारा, और अब तेरी बारी है।
आरू और चंद्रलेखा आमने सामने थे। चंद्रलेखा सैनिकों को इशारा करती है। रानी को एक तरफ वफादार गांव वाले घेर कर सुरक्षित रखते हैं। छोटी सी लड़की गांव से आई, मिट्टी से लिपटी हुई, ये सोचती है कि महल उससे डर जाएगा। तलवारें निकलती है और दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। आरू के साथ गांव के युवा, ऋषि के शिष्य और कुछ राजमहल के पुराने वफादार खड़े होते हैं। चंद्रलेखा बुरी तरह हारती है और उसे उसके बेटे के साथ बंदी बना लिया जाता है। अब तुम्हारे जुल्म खत्म हो गए हैं। अब तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। कहते हैं ना, झूठ चलता जरूर है लेकिन अपने पैर कभी नहीं जमा पाता। अगली सुबह महल में शंखवाद होता है। पूरे राज्य से लोग इकट्ठा होते हैं। रानी, ऋषि अनवरत, मंत्री और गांव के लोग राजमुकुट समारोह में आते हैं। राजकुमारी आर्या, क्या आप इस राज्य की रक्षा, न्याय और सेवा की शपथ लेती हैं? मैं आर्या इस मिट्टी से निकली हूँ जहां पसीना पानी से ज्यादा बहता है। मैं हर उस जन के साथ हूँ जिसे कभी गुलाम समझा गया। मैं सेवा, न्याय और सच्चाई की शपथ लेती हूँ। जय हो। और अब मेरा कार्य भी समाप्त हुआ। बिछड़ी राजकुमारी को उसके राज्य से मिलाना मेरा मकसद पूरा हुआ। आरू के सर पर मुकुट सजता है। आरू अपने गांव लौटती है। वहीं एक बच्ची उसे देखकर दौड़ती है। आप सच में राजकुमारी हो? राजकुमारी वो होती है जो सबका दर्द समझे। तुम भी एक राजकुमारी हो। आर्या राजकुमारी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे अगर आप नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती और आप मेरे साथ महल में रहोगी, यहाँ नहीं। हाँ अम्मा, आपकी वजह से हमारे राज्य को उसका असली हकदार मिला है। आरू अब अपने राज्य को अच्छे से संभालती है और राज्य में सब खुशी खुशी भी रहते हैं। चंदा सुबह सुबह कपड़े धो रही होती है। तभी चंदा की सौतेली माँ डुमरी चंदा को और भी कपड़े लाकर देते हुए कहती है, सिर्फ खाने में तेरे हाथ चलते हैं, वैसे तुझसे कोई काम नहीं होता है। चल जल्दी जल्दी हाथ चला ताकि तुझे और भी काम दूं। बस मुफ्त की रोटी तोड़ने आती है। तुम चंदा को इतना काम क्यों देती हो? राखी से भी घर का काम करवाया करो। क्यों ना करवाऊं इस बिन माँ की बेटी से काम? और मेरी फूल सी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, बस 20 साल की तो है अभी, और ये करमजली पूरे 22 साल की हो चुकी है। माँ, मुझे भूख लगी है, कब तक खाना बनेगा? अरे ओ महारानी, सुन भी रही है? मेरी राखी को भूख लगी है जोरों की। कपड़े धुल जाएं तो आकर खाना भी बना लियो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये करके मैं वो भी करती हूँ। डुमरी और राखी इतना कहने के बाद वहां से चले जाते हैं और ये देख केशव परेशान हो जाता है और अपनी बेटी चंदा के पास जाता है जो कि कपड़े धो रही थी। चंदा बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं ही तेरा गुनाहगार हूँ। मैंने तो सोचा था कि तेरी माँ के जाने के बाद डुमरी तुझे तेरी माँ की तरह प्यार देगी, लेकिन मैं शायद भूल गया, सौतेली तो आखिर सौतेली ही होती है, और आज तक डुमरी ने बस तुझ पर अत्याचार ही किए हैं। नहीं पिताजी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। हाँ, आपने तो ये सब मेरे लिए ही किया था ना, लेकिन मैं ही अभागी हूँ जो मेरी किस्मत में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। चंदा और केशव बात कर ही रहे होते हैं, तभी कमरे में डुमरी की आवाज आती है। तुम दोनों बाप बेटी मेरी और मेरी फूल सी बेटी की बुराई कर लो तो घर के काम भी हैं, उसका भी सोच लेना। और चंदा, अगर आज काम नहीं हुआ समय पर तो पूरे दिन तुझे भूखे रखूंगी। डुमरी चंदा से नौकरानी की तरह काम करवाया करती थी और तब भी उसे कई बार तो पूरा पूरा दिन भूखा रखा करती थी। ये देख डुमरी की पड़ोसन खुद से कहती है, बेचारी चंदा की फूटी किस्मत। जब से इसकी सौतेली माँ आई है तब से बेचारी का बचपन तो छिन गया था। अब जवानी में ये औरत इसे नौकरानी की तरह काम करवाती है। भगवान, बेचारी को अच्छा घर, परिवार, ससुराल दे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और एक रोज डुमरी अपनी बेटी राखी के साथ बाजार से आ रही होती है। तभी राखी अपनी माँ को कहती है, माँ, वो देखो, ये चंदा ही है ना? और वो लड़का कौन है जो चंदा का बार बार हाथ पकड़ रहा है?
अरे वो करमजली तुझे कहाँ दिख गई? अरे हाँ, ये कौन है? कहीं इसका इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो आज मैं इसकी टांग तोड़ दूंगी। माँ, मैंने इसे अपने घर के आसपास भी घूमते देखा है और अब तो मेरा शक भी यकीन में बदल गया है। चंदा का इसके साथ चक्कर चल रहा है। अभी यहाँ रोड पर तो मैं तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज इसे घर आने दे। जिन 2 पैरों से ये इससे अपना मुंह काला करवाने आई है, वही दोनों पैर मैं आज इसके तोड़ डालूंगी। अब राखी और डुमरी केशव के कान भरकर चंदा के आने का इंतजार करने लगते हैं। चंदा जैसे ही घर आती है, डुमरी चंदा का बाल पकड़कर उसे दरवाजे से खींचकर घर के अंदर लाती है। अरे माँ, ये अब क्या कर रही हैं? माँ नहीं, मेरा बाल छोड़ो। आप ये क्या कर रही हैं माँ? आप सुन तो रही हो ना? माँ, मुझे दर्द हो रहा है। करमजली अभागी, तो इस घर का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती है। कौन है वो जिससे तू चिपक चिपक कर बातें कर रही थी? वो माँ, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। मैंने कमल के बारे में पिताजी को बताया था। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्या बोलेगा? दोनों बाप बेटी ने मिलकर इस घर का नाम मिट्टी में मिलाने का जो फैसला ले रखा है। अरे तुम दोनों चाहते क्या हो? डुमरी चंदा को खूब मारती है और खाना भी नहीं देती। केशव भी चंदा को नहीं बचाता, क्योंकि उसे भी अपने घर की इज्जत प्यारी थी। इस वाकये के बाद ही डुमरी चंदा के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। तुम इसकी 10 दिन के अंदर शादी करोगे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसे तुम किसी दूध वाले के हाथों में या फिर किसी कबाड़ी, अखबार या दलाल के हाथ बेच दो, लेकिन ये लड़की 10 दिन के अंदर यहाँ से जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ इसके लिए लड़का। अब तुम शांत हो जाओ और मुझे भी शांत रहने दो। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया, वरना इसने तो इस घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। चंदा के पिता केशव अब अपने दोस्त के जान पहचान के बताए लड़के से चंदा की शादी मंदिर में करवा देते हैं। चंदा तो गम की मारी अपनी जिंदगी काट रही थी, लेकिन चंदा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके ससुराल में चंदा के पैर रखते ही कई सारी अच्छी खबर आती है। अरे बहू, तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। क्या बात है, तूने तो घर में कदम रखते ही इस घर को स्वर्ग बना दिया। हाँ चंदा, तुम्हें पता है, जैसे ही तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है, वैसे ही एक के बाद एक अच्छी खबर मिली है। हाँ बहू, तू यहाँ बैठ। आज ही शाम में हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। देख, मैं तुझे बताती हूँ। जैसे ही तू इस घर में आई, तभी हमारे सालों से चल रही तेरे चाचा ससुर जमीन का केस हार गए और हमें ये न्यूज़ मिली। और मेरे नितिन को सरकारी नौकरी का लेटर भी आया। और तेरे ससुर का जो सालों से पैसा अटका था, वो भी कल ही मिला है उन्हें। अब हम शाम तक ये किराए का घर छोड़कर अपने बड़े से घर में जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मुझे भी अच्छा लगा सुनकर। चंदा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती है, क्योंकि चंदा के सर से तो उसकी माँ का हाथ बचपन में ही उठ चुका था, लेकिन अपने ससुराल में उसे अपनी सास सुजाता से उसे माँ वाला प्यार मिल रहा था। और अब ऐसे ही काफी समय बीत जाते हैं। एक रोज केशव चंदा के घर आता है और वो चंदा का हवेली जैसा घर देखकर बहुत खुश होता है। और चंदा की सास भी केशव को कहती है, आपने तो हमारे घर बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी दी है, लक्ष्मी। इसके घर में पैर रखते ही देखिए हम क्या थे और क्या हो गए। मुझे तो पहले ही पता था, मेरी बेटी के अच्छे कर्म हैं। जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। ये राखी की शादी का कार्ड है, हम सब जरूर आएंगे पापा जी। केशव अपनी बेटी को खुश देख बहुत खुश था।
और वो जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता। दे आए महारानी को शादी का कार्ड। मैंने तो मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है उसे राखी की शादी में बुलाने की, वो उस लायक ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली को बुलाना है। अब तुम चाहे उसे कितना भी कोस लो डुमरी, अब मेरी बेटी जहाँ भी है बहुत खुश है और अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे ही कुछ समय बाद शादी वाले दिन शादी की सभी तैयारियों के बीच लड़के वाले राखी से शादी करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें और भी दहेज में पैसे चाहिए थे। ये सुन डुमरी लड़के वालों के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है। बगल में केशव भी होता है। हमने तो आपको पहले ही 1 लाख रुपया दिया है, एक महंगी गाड़ी भी दी और अपनी बेटी भी दे रहे हैं, और अब भी आप और पैसे मांग रहे हैं। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए, साथ में सोने की चेन, वरना ये शादी नहीं हो सकती। उठो बेटा मंडप से। डुमरी लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ा ही रही होती है, तभी एक बड़ी सी गाड़ी डुमरी और केशव के दरवाजे पर आकर रुकती है। कार देख डुमरी के मुंह से निकल जाता है, अब ये कौन आया? कहीं भगवान ने मेरी सुन तो नहीं ली और मेरी मदद को कोई फरिश्ता भेज दिया। जरूर चंदा बेटी आई होगी और दामाद जी। हाँ, क्यों नहीं, वो भिकारन कार में होगी। तुम भी बिना पिए कैसे सपने देखते हो? अब जैसे ही नितिन के साथ चंदा महंगी गाड़ी से महंगी साड़ी ज्वेलरी पहने निकलती है, डुमरी की तो आंखें ही चमक जाती है। आसपास के खड़े लोग भी चंदा को देख हैरान थे। तभी चंदा आते ही अपने गले में पहना हार उतारकर दूल्हे को पहना देती है। क्या मांग है तुम्हारी? 1 लाख रुपए और सोने की चेन? वो छोड़ो, ये लो पूरे 10 लाख का हार है ये, और चुपचाप शादी करो। अगर अब कुछ भी बोलने की कोशिश की तो पुलिस को बाद में बुलाऊंगी। पहले यहाँ जितना खर्चा और बेइज्जती हुई है उसे पहले वसूल लूंगी। चंदा बेटा, कौन सी लॉटरी लगी है तेरी? लंबी गाड़ी, नौकर चाकर, तू तो एकदम बदल गई। जब डुमरी को सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि डुमरी की बेटी राखी की शादी आज चंदा की वजह से हुई, वरना लड़के वालों ने तो दहेज के चक्कर में डुमरी की बेटी राखी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। ये कहानी है राम की, जो अपनी झोपड़ी के बाहर इधर उधर टहल रहा होता है। उसके माथे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे का पसीना देख साफ पता चल रहा था कि वो किसी टेंशन में है। तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। एक औरत जो बेड पर पड़ी चिल्ला रही थी और उसी के पास एक आया थी जो उसे खुद को संभालने की सहानुभूति दे रही थी। बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आया, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पति से कहना कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और वो मेरे बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, तो घबरा मत, जो होगा सब अच्छा ही होगा। आया अपनी नम आंखों से उस औरत और उसके बच्चे की तरफ देखती है और वो औरत तो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं बचता। आया अपनी गोद में बच्चा लिए राम के घर का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। आया, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो दरअसल राम तुम्हारी बेटी हुई है और तुम्हारी पत्नी भी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। राम, लेकिन क्या हुआ? और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? अभी तो आपने कहा कि मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों ही ठीक हैं, फिर आपकी आंखों में इस तरह आंसू? ये सच है राम कि तुम्हारी बेटी हुई है और तुम्हारी पत्नी भी सही सलामत है, लेकिन तुम्हारी ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, वो मरी हुई पैदा हुई है। ये रही तुम्हारी बेटी राम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुक जाओ आया, अब जब मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है तो मैं इस मरी हुई बेटी की शक्ल अपनी सुनीता को दिखाकर उसकी तबीयत और नहीं खराब करना चाहता।
इसीलिए एक काम करो, तुम मेरी मरी हुई बेटी को ले जाओ और इसे कहीं दफना देना। मैं यहाँ सुनीता को संभाल लूंगा। आया राम की बातों का जवाब सर हिलाकर हाँ में देती है और वो उस बच्ची को लिए चली जाती है। पर वहीं राम का कलेजा फट रहा था, क्योंकि शादी को 8 साल गुजर गए थे और इस दौरान उसकी एक भी संतान नहीं हुई थी। और जब 8 साल बाद उसकी बेटी पैदा हुई तो वो भी मरी हुई पैदा हुई। राम अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी झोपड़ी में चला जाता है और अपनी बीवी के बगल में बैठ जाता है। तो वहीं आया उस बच्चे की लाश को अपने हाथों में लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। तभी उसको प्यास लगती है और वो बच्ची को एक जगह पर रखकर पानी पीने चली जाती है। लेकिन तभी आसमान इतनी तेज गरजता है मानो कि वो अभी फट जाएगा। आसमान से एक रोशनी बाहर आती है और उस बच्ची में चली जाती है। और जब आया वापस आती है तो वो देखती है कि बच्ची खूब जोर जोर से रो रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये बच्ची तो मरी हुई पैदा हुई थी, तो जिंदा कैसे हो सकती है? जो भी है, मैं इस बच्ची को वापस नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि मैं उन लोगों को कह चुकी हूँ कि उनकी बच्ची मर चुकी है। अगर मैं इस बच्ची को वापस लेकर गई तो लोग मेरे काम पर शक करने लगेंगे। ऐसा करती हूँ, इस बच्ची को किसी के दरवाजे पर छोड़ देती हूँ। आया उस बच्ची को हाथ में लिए एक सेठ के घर के दरवाजे पर छोड़ देती है। वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सेठ और सेठानी की नींद को तोड़ देती है। अजी सुनते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दरवाजे पर कोई बच्चा रो रहा है। जाइए ना, दरवाजा खोलकर देखिए कि कौन है बाहर। अरे भाग्यवान, इतनी रात को अगर कोई बच्चा या कोई और भी हमें आवाज लगाए या दरवाजा खटखटाए तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। सेठ की बातें सुनकर सेठानी सो जाती है, लेकिन लगातार बच्चे के रोने की आवाज आती है। सेठानी को नींद नहीं आती और वो उठकर अपने घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां बाहर तेज बारिश होती हुई नजर आती है और वो अपने घर के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची को भूख से तड़पते देखती है। सेठानी तुरंत उस बच्ची को उठा लेती है और तभी वहां सेठ भी आ जाता है। मैं आपसे कह रही थी ना कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अभी जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो ये बच्चा भूख से तड़प रहा था। पता नहीं ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो बच्चों को पैदा कर दूसरों के दरवाजों पर छोड़ देते हैं। अरे जब पालन पोषण की औकात ही नहीं रहती तो ना जाने लोग बच्चा ही क्यों पैदा करते हैं। जाने दीजिए ना, वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है। क्यों ना हम इसे अपनी बच्ची की तरह पाले। हम इसे अपने से भी ज्यादा प्यार देंगे। सेठ और सेठानी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अरे सब कुछ अच्छे से साफ कर दो और मेरी बेटी शिवानी का कमरा भी अच्छे से सजा दो। रामू काका अब तक खाना नहीं बना, आपको पता है ना, वो आती ही होगी और वो जैसे ही आएगी सीधा खाने पर झपट जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर दीजिए। अरे भाग्यवान, जरा थम जाओ, वो अपने घर ही आएगी। जब वो घर आ जाए तो आराम से उसकी सेवा पानी कर लेना, लेकिन अभी तो थको मत। अगर तुम अभी से काम करती रही तो उसके आने तक थक जाओगी। जी पूरे 19 साल बाद वो घर आ रही है। अब भला क्या मैं अपनी एक लौती औलाद के 19 साल बाद घर आने की खुशी में घर को सजा भी नहीं सकती? अच्छा बाबा, ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। वैसे वो आ चुकी है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर सेठ अपनी गाड़ी निकालता है और अपनी बेटी को लेने के लिए स्टेशन चला जाता है, जहां शिवानी स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। अपने पिता को देखकर शिवानी खुश हो जाती है और उसके पांव छूकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठी शिवानी अपने गांव का नजारा देख रही थी। तभी उसकी नजर राम की झोपड़ी पर जाती है, जहां वो देखती है कि राम अपने घर के बाहर हाथ पैर धो रहा है। ये देखकर शिवानी सेठ से वहीं गाड़ी रुकवाती है और सीधा राम के घर जाती है। शिवानी के साथ सेठ भी जाता है और सेठ को देखकर राम बोला, अरे सेठ जी, आप यहाँ आइए, आइए अंदर आइए। सुनीता, जरा 2 गिलास पानी ला दो।
राम की बात सुनकर सुनीता पानी के 2 ग्लास लाती है। एक शिवानी को देती है और दूसरा सेठ को देती है। वो दोनों ही उसके घर का पानी पीते हैं और थोड़ी देर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी शिवानी राम के पैर छूती है और उससे कहती है, ना जाने क्यों आपसे मिलकर मुझे बहुत अपनापन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे मेरा कोई पुराना और गहरा रिश्ता है। बिटिया, अगर आज हमारी बेटी होती तो वो भी तुम्हारी ही उम्र की होती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं राम काका। मतलब ये है बिटिया कि आज से 21 बरस पहले हमारी घरवाली को एक बच्चा हुआ था, पर वो मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद से तो मानो भगवान ने हमारे घर की खुशियां ही छीन ली। ना तो हमें बच्चा हुआ और ना ही हमारी घरवाली कभी सही से मुस्कुरा पाती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आप अपनी बेटी ही समझिए। मैं भी तो 21 साल की हूँ। अगर आपकी बेटी होती तो वो भी मेरी उम्र की होती। इसीलिए मुझ में आप अपनी बेटी को देख सकते हैं। शिवानी की बात सुनकर राम और सुनीता दोनों के ही चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है। कुछ देर के बाद शिवानी अपने घर आ जाती है और वो सिर्फ राम के बारे में ही सोचती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी लोग आपस में बैठकर खाना खाते हैं। आज सेठानी भी अपनी बेटी के पास बैठकर बहुत खुश थी। वो भी अपनी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार करती है और उसको प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शिवानी गांव में ही बसने का फैसला कर लेती है। ऐसे ही एक दिन शिवानी मिनी स्कर्ट पहनकर अपने बाबा सेठ के साथ राम के घर जाती है, जहां राम शिवानी की गर्दन पर एक निशान देखता है। उस निशान को देखकर राम बोलता है, शिवानी बिटिया, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? अरे, ये तो इसका बर्थ मार्क है। जब से पैदा हुई है तब से इसकी गर्दन पर निशान है। माफ करना सेठ जी, लेकिन जैसा निशान शिवानी की गर्दन पर है ठीक वैसा ही निशान इनकी गर्दन पर भी है। इनकी तो कुछ कुछ हरकतें भी शिवानी जैसी लगती है। देखने से लगता ही नहीं कि ये आपकी बेटी है। सुनीता की बात सुनकर सेठ बेचैन हो जाता है और वहां से कोई ना कोई बहाना देकर जाने लगता है। पर सेठ अपने घर नहीं जाता। वो सीधा उसी आया के पास जाता है जो गांव में हर गर्भवती औरत की डिलीवरी करवाती थी। वो उसके पास जाता है और उससे सवाल जवाब करता है। देख आया, सच बता, तूने किसके घर की औलाद मेरे दरवाजे पर लाकर रख दी? क्योंकि इस गांव में बच्चा पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है, इसीलिए सच बता। सेठ की बात सुनकर आया उसकी सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनते ही सेठ की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शिवानी को पता चल गया कि राम उसका असली पिता है तो हमारा क्या होगा? शिवानी तो उसके पास चली जाएगी। हमने उसे बहुत नाजों से पाला है। मैं उसे ऐसे खुद से अलग नहीं कर सकती। ये तो मैं नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह सच मुझे पता लगा, अगर ये सच शिवानी को पता चल गया तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। एक काम करते हैं, मैं आया को पैसे दे देता हूँ, वही गांव छोड़कर चली जाएगी और हम लोग शिवानी को कभी भी राम से नहीं मिलने देंगे और ना ही उसे ये सच बताएंगे। अगर उसे ये सच पता चल गया कि वो हमारी नहीं बल्कि राम की बेटी है तो वो हमें सच में छोड़ देगी। सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि दरवाजे पर खड़ी शिवानी ये सब कुछ सुन रही है। आज शिवानी को जब ये पता चला कि वो उनकी असली बेटी नहीं है बल्कि उसकी असली माँ बाप तो कोई और है। उसके असली माँ बाप राम और सुनीता हैं। लेकिन शिवानी के मन में सेठ और सेठानी से दूर होने की जरा भी भावना नहीं आती और वो अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें समझाते हुए कहती है, माँ, पापा, आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊंगी? ये जानने के बावजूद कि मेरे माँ बाप आप नहीं बल्कि राम काका और सुनीता काकी हैं। भले ही उन दोनों ने मुझे पैदा किया हो, लेकिन पाल पोस कर मुझे आपने बड़ा किया है। इसीलिए मैं ना सिर्फ उनकी बल्कि आपकी भी बेटी हूँ। शिवानी सेठ और सेठानी से बहुत प्यार करती थी, पर वो इस बात को नहीं झुठला सकती थी कि राम और सुनीता भी उसके असली माँ बाप हैं। माँ, पापा, जिस तरह आप मेरी माँ बाप हैं, ठीक उसी तरह राम और सुनीता काकी भी
मेरे माँ बाबा हैं, उन्हें भी सच के बारे में पता तो चलना चाहिए ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से उन्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देख चुकी हूँ। नहीं शिवानी, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। अगर तू वहां चली गई तो तू वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। मैं जानती हूँ उन दोनों को। जब ये बात उन दोनों को पता चलेगी कि तू उनकी बेटी है, तो वो तुझे मेरे पास कभी नहीं आने देंगे। माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो भी तो मेरे माँ बाप हैं, उन्हें भी तो अपनी बेटी को देखने का पूरा हक है। इसीलिए उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज ना, मुझे मत रोकिए, मैं उन्हें सच बताने के लिए जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर शिवानी अपने घर का जैसे ही दरवाजा खोलती है, तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला उसे नजर आता है और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शिवानी को बेहोश होकर नीचे गिरता देखकर सेठ और सेठानी काफी घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। साथ ही सेठ रामलाल और उसकी पत्नी को भी हॉस्पिटल बुला लेता है। वो उन्हें ये खबर दे देता है कि शिवानी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई है। भले ही राम और सुनीता को ये नहीं पता था कि शिवानी उनकी बेटी है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि शिवानी बेहोश होकर नीचे गिर गई है, वो तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। सेठ जी, अचानक से शिवानी को क्या हो गया? कल तक तो वो अच्छी खासी थी, लेकिन एकदम से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं राम, अब डॉक्टर आएंगे तभी कुछ हो सकता है। सेठ के बोलते ही डॉक्टर बाहर आता है और उन्हें बताता है। सेठ जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। शिवानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिवानी प्रेग्नेंट है। आप लोगों को उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, और तो और उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं देना। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और ये जानकर कि शिवानी प्रेग्नेंट है, सब लोग चौंक जाते हैं। राधा की पहले से 3 बेटियां थी और एक बार फिर वो मां बनने वाली थी। इस बार उसकी कोख में जुड़वा बच्चे थे। राधा का पति मुकेश एक कारखाने में काम करता था। इसके अलावा परिवार में उसकी सास भी थी, जो हर वक्त राधा को बस एक ही ताना देती रहती थी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? पोता तो दे नहीं सकती, कम से कम पेट भरकर खाना तो दे दे। कब से कटोरी खाली पड़ी है, सब्जी लेकर क्यों नहीं आती? वो माँ जी, सब्जी तो खत्म हो गई। क्या? अरे नासपीटी, तुझे कितनी बार कहा है, पहले मेरे बेटे को और मुझे खाना खिलाया कर, उसके बाद इन मनहूसनियों को। माँ जी, तीनों बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आज मैंने उन्हें पहले खिला दिया। मैं अभी अचार लेकर आती हूँ, आप लोग उससे खा लो। हाँ हाँ, हम तो अचार खाने के लिए ही हैं। देख रहा है मुकेश, क्या हालत हो गई है हमारी। तुझे कितनी बार समझाया है कि छोड़ दे इस मनहूस को, ये हम पर बस बोझ बढ़ाने को ही आई है। हाँ माँ, सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की खैर नहीं। ऐसा लगभग रोज ही होता था। मसला चाहे कोई भी होता, बात यहीं आकर खत्म होती थी कि राधा अब तक बेटा पैदा नहीं कर सकी। मुकेश की कमाई कम थी और ये कोई नहीं कहता था। उल्टा घर की गरीबी के लिए राधा और उसकी बेटियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। राधा भी मजबूर थी, ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही घर में उसकी कोई सुनता था। वो तो बस इसी उम्मीद में जी रही थी कि शायद इस बार उसे बेटा पैदा हो जाए और उसके परिवार का रवैया भी बदल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राधा के जुड़वा बच्चों में एक बेटा था और एक बेटी। सुन मुकेश, एक काम कर, इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेंक कर आ जा। मुझे पोता चाहिए था, वो मिल गया। बस अब इसके अलावा मुझे और कोई बोझ नहीं चाहिए। मुकेश अपनी माँ की बात को मान गया। वो अपनी नवजात बच्ची को लेकर जा ही रहा था कि तभी राधा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, भगवान से डरिए, ये आपकी बच्ची है, आपका खून है ये। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं करना है। इसका खर्चा पानी भी तो मुझे ही झेलना है ना। पहले ही ये 3-3 लड़कियां जिनकी तूने क्या कम आफत डाल रखी है, जो अब इसे भी मेरे सर पर मारना चाहती है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तो शुक्र माना कि इस बार बेटा हो गया, वरना तुझे इन लड़कियों के साथ घर से बाहर निकाल देता मैं। राधा का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उठी
और अपनी बच्ची को मुकेश के हाथों से छीनते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो लो संभालो अपना बेटा। मैं अपनी चारों बच्चियों को संभाल लूंगी, वो भी तुम्हारे सहारे के बिना। राधा ने अपनी चारों बच्चियों के साथ घर छोड़ दिया। उसकी सास और पति ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। राधा ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब उसके सामने कई चुनौतियां थी। पारुल, तू इनका ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर छुटकी रोई तो मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर वो रोए तो ये पानी पिला देना, ठीक है? राधा के पास कुछ नहीं था सिवाय हिम्मत के, और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिल ही गया। सुबह के वक्त वो कई घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक फैक्ट्री में मजदूरी भी करने लगी। इस संघर्ष में उसकी बेटियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। दोनों बड़ी बेटियां पारुल और रूपल घर में अपनी छोटी बहन को संभालती और राधा सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती। इस तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन राधा के लिए इतना काफी नहीं था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। राधा, आज थोड़ा रुक सकोगी? वो क्या है ना, मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की। मेम साहब, मैं कर दूंगी, बस एक बार घर होके आ जाऊं। मेरी छोटी बच्ची भूखी होगी, उसे दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊंगी। फिर आप चाहे जितना भी काम करवा लेना। तुम इतना सब कैसे कर लेती हो राधा? सच में, 4 बेटियों की जिम्मेदारी, ऊपर से इतना काम, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं मेम साहब, मेहनत के सिवाय कोई और चारा भी नहीं है मेरे पास। इनके बाप ने तो इन्हें छोड़ दिया। अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो क्या होगा मेरी बच्चियों का? और मेम साहब, सच कहूं तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ। जितना कमाती हूँ सब पेट भरने में ही खर्चा हो जाता है। डर लगता है ये सोचकर कि जो मेरे साथ हुआ, ये हाल मेरी बच्चियों का भी हुआ, उन्हें भी ये सब झेलना पड़ा तो क्या होगा। मीना उस घर की मालकिन थी जहाँ राधा काम करने जाती थी। राधा की हालत पर उसे बहुत तरस आ रहा था, तो उसने राधा की मदद करने का फैसला कर लिया। बस राधा, तुम परेशान मत हो। तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना? मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति एक एनजीओ चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कुछ मदद जरूर कर देंगे। वैसे एक बात कहूँ, जो मैं तुमसे कहना चाह रही थी। हाँ मैम साहब, बताइए ना। मेरी एक दोस्त और है जो बहुत परेशान है। असल में शादी के 5 साल बाद भी वो अब तक मां नहीं बन सकी। जमीन जायदाद सब है, लेकिन एक औलाद को तरस रही है वो। अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी दे दो तो। ये आप क्या कह रही है मेम साहब? भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दूंगी, इतनी भी मजबूर नहीं हूँ। मैं अपने बेटे को तो पहले ही खुद से दूर कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि उसके बारे में सोच सोचकर मेरी क्या हालत हो जाती है, लेकिन अब मेरी बेटी को ना मेम साहब, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। राधा रोती हुई वहां से अपने घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास तीनों बेटियां रो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ देखो ना, ये छुटकी उठ ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया इसे। पारुल की बात सुनकर राधा के होश उड़ गए। उसने फौरन अपनी बच्ची को हिलाकर देखा तो पाया कि वो बेहोश थी। राधा फौरन उसे लेकर मीना के पास पहुंची। मीना ने भी देरी नहीं की और फौरन उसे लेकर अस्पताल गई। बच्ची अब ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर है और वो बेहोश हो गई थी। आप इसे कल अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी खुराक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। उसे हर 2 घंटे में दूध चाहिए, और वो भी अच्छी क्वालिटी का, जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। और हाँ, बच्ची को हमारे पास लाते रहिएगा, उसका रेगुलर चेकअप भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन राधा सोच में पड़ गई। उसकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची को उतने अच्छे से ख्याल रख पाए जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपने कलीजी पर पत्थर रखकर उसने मीना से कहा, मेम साहब, आप अपनी दोस्त से पूछिए और मेरी बच्ची की हालत भी बता देना। अगर फिर भी वो उसे लेना चाहे तो। राधा अपनी बात पूरी करने से पहले ही फफक कर रोने लगी। मीना ने उसे संभालते हुए कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। बच्चों को सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं होता, उनकी सेहत और बेहतर भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपनी ममता का गला घोटकर
आज जो तुम फैसला ले रही हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उस पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। मीना की मदद से राधा की दूध पीती बच्ची को ना सिर्फ एक भरा पूरा परिवार मिला, बल्कि एक माँ की सूनी गोद भी भर गई। मीना की दोस्त ने बच्ची के बदले राधा को काफी सारे पैसे की पेशकश की, लेकिन राधा ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। मेम साहब, मैं अपनी बच्ची को आपको बेच नहीं रही हूँ, बल्कि सौंप रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकती हैं, तो बस इतनी इजाजत दे देना कि साल में बस एक बार मैं अपनी बच्ची को आकर देख सकूं। बस तब तक, जब तक कि ये बड़ी ना हो जाए। उस महिला ने राधा की बात मान ली और इस तरह राधा ने अपनी एक बच्ची का जीवन तो संवार दिया, लेकिन अब सवाल था बाकी की बच्चियों का। हाँ ठीक है, हम तीनों बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे और अगर आप चाहें तो आप भी हमारे एनजीओ के लिए काम कर सकती हैं। आपके हिसाब के कई काम हैं हमारे पास जिन्हें करके आप अच्छे पैसे कमा सकती हैं और समाज की भलाई भी कर सकती हैं। राधा की बच्चियों का भविष्य अब अंधेरे में नहीं था और ये सोचकर राधा बहुत खुश थी। लेकिन अब भी कुछ तो था जिसकी चिंता राधा को खाई जा रही थी। वो था उसका बेटा, जिसे वो अपने पति और सास के पास छोड़कर आई थी। अपने ससुराल के पड़ोसियों से उसे पता चला कि मुकेश उसके जाने के बाद दूसरी शादी कर चुका है, लेकिन उस नई माँ ने कभी भी उसके बेटे को एक माँ का प्यार नहीं दिया। उस बच्चे की देखरेख राधा की सास वैजयंती ही कर रही थी। राधा तू आ गई, देख बिटुआ तेरी माँ आ गई। इतना कहकर अब वैजयंती ने राधा को गोद में उसका बेटा दे दिया, जिसे गले लगाकर राधा रोने लगी। मुझे माफ कर दे राधा, तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुकेश की दूसरी शादी करवा दी मैंने, पर उसके बाद से वो बिल्कुल बदल गया। बस अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहता है। ना उसे मेरी परवाह है और ना ही बच्चे की। राधा, इसे ले जा अपने साथ, वरना अगर ये मेरे साथ रहा तो कहीं ये भी अपने बाप की तरह ना बन जाए। वैजयंती की आंखों में पछतावा था और अपने पोते के लिए फिक्र भी। दूसरी तरफ राधा के चेहरे पर सुकून था। इतने समय बाद उसका बच्चा उसकी गोद में था। वो जानती थी कि अब सब अच्छा ही होगा। चंदनपुर गांव में रिंकू अपने पिता रामचंद्र के साथ रहा करती थी। रामचंद्र की पत्नी कलावती का काफी समय पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद से रामचंद्र अपनी बेटी रिंकू की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। लेकिन अब रिंकू शादी के लायक हो चुकी थी। रिंकू रंग में काली थी, जिस वजह से उसके लिए ढंग का रिश्ता नहीं मिल पा रहा था और रामचंद्र चाहता था कि उसकी इकलौती बेटी के लिए वो अच्छा और अमीर घर ढूंढे। एक रोज रामचंद्र अपने दोस्त घनश्याम से बात कर रहा होता है। अरे घनश्याम, तूने रिंकू के लिए जो रिश्ता बताया था उसका क्या हुआ? मैं तो अपनी इकलौती बेटी को दहेज देने के लिए भी तैयार हूँ। अपनी 1 बीघा जमीन भी बेच दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी रिंकू को कोई दिक्कत ना हो। हाँ हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। लड़के वालों ने थोड़ा झिकझिक किया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि लड़की के पिता दहेज अच्छी खासी दे देंगे, तो वह भी शादी के लिए मान गए हैं। अगले हफ्ते ही लड़की देखकर जाएंगे और सारी बातचीत वहीं फाइनल हो जाएगी। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, उसके बाद मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। तू चिंता ना कर, सब हो जाएगा और बात भी बन जाएगी। मैं अपने तरीके से बात करूंगा लड़के वालों से। घर परिवार बहुत अच्छा है और लड़का तो इतना सीधा है कि पूछ मत, बिल्कुल अपनी बिटिया की तरह। और क्या चाहिए, घर परिवार अच्छा हो और मेरी बेटी की निभ जाए। रामचंद्र को तो पहले ही लड़का पसंद था और लड़के वाले का घर परिवार भी अच्छा था। अब अगले ही हफ्ते लड़के वाले रिंकू को देखने आते हैं। आइए भाई साहब बैठिए, मैं चाय नाश्ता मंगवाता हूं। अरे नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आप भी बैठिए। यह मेरा खास दोस्त है और मैं तो इसे बचपन से जानता हूं और बिटिया तो मेरे नजरों के सामने बड़ी हुई है। मुझे भी रिश्ता मंजूर है। मैंने बिटिया को फोटो में देखा, मुझे बिटिया पसंद आई। वह मेरी बेटी का रंग थोड़ा सा डाउन है, आप लोग अभी देख लीजिए। बाद को मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की दिक्कत हो उसे या आप लोगों को। अरे भाई साहब, यह तो आपका बड़प्पन है।
जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने सब कुछ देख लिया है, बस आप सामने से लड़की दिखा दीजिए। पहले भी हमें लड़की पसंद है और अब दिखाने के बाद भी पसंद होगी। रिंकू को देखने लड़का और लड़की के पिता अशोक आए होते हैं और वो रिंकू को सामने से देखकर रिंकू को पसंद कर लेते हैं। रिंकू वाकई रंग में काली थी, लेकिन वो बहुत सीधी और समझदार भी थी और इस रिश्ते को जल्द से जल्द पक्का कर दिया जाता है। रामचंद्र अपनी बेटी की शादी तो करता है, लेकिन शादी में घर के सामान से लेकर दहेज तक अच्छा खासा देता है। अब रिंकू शादी के बाद अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंचती है। अब जब रिंकू की सास कोकिला रिंकू का घूंघट उठाती है, तो वो घूंघट उठाते ही 2 कदम दूर हो जाती है और हाय तौबा करने लगती है। अरे राम रे राम, ये कैसी लड़की उठा लाया? बाप ने दहेज तो ठीक दिया है, लेकिन दहेज के साथ ये लड़की ऐसी, लग रहा है कोयले की खदान से उठा कर लाए हैं इसे। इतने लोगों के सामने तुम्हारा ड्रामा चालू हो गया, बाद में यह सब नौटंकी करना। अभी बाद की रस्म पूरी करो। हाय तौबा, कोकिला बहन सच में कितनी काली बहू लेकर आई हो। लगता है दहेज की लालच में कुछ भी उठा लाई। लड़की लड़के को पसंद है, लड़की मुझे भी पसंद है, और अगर लड़की किसी और को पसंद नहीं तो अब शादी हो चुकी है, तो बातें बनाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ, अभी रस्म पूरी हो जाने दो। ये कोयले की खदान से जो तुम बहू उठाकर लाए हो, इस पर तो सारा मोहल्ला थू थू करेगा। कोकिला अपनी काली बहू को देखकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। ये सब सुनकर रिंकू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रिंकू को पता था कि उसका रंग काला है, जिस वजह से वो बचपन से अपने रंग रूप के ताने सुनती आई थी। अब रिंकू अपने कमरे में पहुंचती है तो रिंकू का पति मोहन रिंकू से बड़े ही प्यार से कहता है, रिंकू तुम्हें माँ का तो बुरा नहीं लगा? माँ की आदत है बिना बात के बोलने की। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं, बस इतना ही चाहिए। नहीं नहीं, मुझे माँ जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तो अपने रंग रूप के बारे में बचपन से लोगों से सुनती आई हूँ। रंग का काला होना कोई बुरी बात नहीं, और मैंने तो तुम्हें पहली बार में ही पसंद कर लिया था। शायद मुझे तुम्हारी अच्छाई अच्छी लगी। रिंकू का ससुराल तो अमीर था। ससुराल में रिंकू को उसका पति मोहन और उसका ससुर अशोक भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रिंकू की सास कोकिला रिंकू के रंग रूप को लेकर 24 घंटे उसे ताने देने लगी थी। एक रोज कोकिला अपनी पड़ोसन के साथ बैठी बातचीत कर रही होती है, तभी रिंकू अपनी सास और पड़ोसन के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, काकी, आप दोनों के लिए चाय। अरे नाना, मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथों की चाय। अरे तू तो खाने को हाथ लगाए तो वो भी मैला हो जाए, इतनी भद्दी दिखती है तू। चली जा मेरी नजरों के सामने से। अरे नहीं नहीं कोकिला की बहू, तेरे हाथों की चाय मुझे रास नहीं आएगी। अरे कलमुही करम जली, तुझे मेरे ही घर आना था, दूर हो जा मेरी नजरों से। रिंकू को अपनी सास और पड़ोसन की बात बुरी लगती है, लेकिन बेचारी क्या करती। जब वो इतना ताना सुन ही रही थी तो 2-4 ताने और से ही। एक रोज रिंकू को मोहन घूमने बाजार लेकर जाता है। बाजार में मोहन को उसकी कॉलेज की 2 लड़कियां मिल जाती है और वो मोहन के पास आती है। अरे मोहन, तू तो छुपा रुस्तम निकला, किसे गोलगप्पे खिलाने लाया है? स्वाति, तू यहाँ? अरे क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखे हो तुम दोनों। मैं यहाँ गोलगप्पे अपनी पत्नी के साथ खाने आया हूँ। रिंकू, यह मेरी कॉलेज की दोस्त स्वाति और रेखा, और यह मेरी पत्नी रिंकू। ये तेरी बीवी है? अरे तू कहाँ और ये कहाँ? वैसे तो तू कॉलेज में सबको कहा करता था कि तू ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ जैसी पत्नी लाएगा। फिर क्या हुआ, बिपाशा बासु से भी गई गुजरी पत्नी मिल गई तुझे। अरे स्वाति, तुम कैसी बात कर रही हो? यह मेरी पत्नी है, मुझे पसंद है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला।
सच तो यही है कि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल मेल नहीं खाती। स्वाति की बात सुनकर मोहन अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है और जब घर आता है तो रिंकू उदास होती है। मोहन रिंकू को समझाता है लेकिन रिंकू अपने पति से कहती है, उन लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा, मैं जैसी हूँ उन्होंने वैसा ही बताया, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे बोलने का तरीका होता है, उन सबको छोड़ो और तुम मुझे यह बताओ, तुमने बीच में पढ़ाई को छोड़ दी? तुम मेडिकल कर रही थी ना, पापा जी ने मुझे सब बताया था। वो पढ़ाई मैंने कब की छोड़ दी, अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने घर परिवार गृहस्थी में समय देना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं कमाकर तुम्हारे मेडिकल का खर्चा उठाऊंगा और तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करूंगा। मोहन रिंकू को बहुत सपोर्ट कर रहा था और वो अब रिंकू की मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवा देता है। रिंकू भी पढ़ने लिखने में तेज थी और तो और कुछ ही महीने में रिंकू अपने मेडिकल की एग्जाम भी क्लियर कर लेती। लेकिन इसी बीच रिंकू के गांव में एक महामारी फैली होती है जिसमें गांव के हर दूसरे तीसरे आदमी को खांसी हो रही थी और ये खांसी इतनी ज्यादा तेज हो जाती थी कि खांसने वाला कई कई मिनट तक खांसता रह जाता और ये खांसने की बीमारी कोकिला को भी हो जाती है। तुम दूर रहा करो, और तुम्हें कहा है कमरे से बाहर मत निकलो। गांव में हर दूसरे तीसरे आदमी को यह खांसने की बीमारी लग गई है। यह किसी महामारी से कम नहीं है और तुम अब घर के लोगों को भी यह बीमारी करवाने वाली हो। मोहन और बहू तो घर में है, नहीं वरना तुम उन्हें भी यह बीमारी लगा देती। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? छुआछूत कर रहे हो अपनी पत्नी से। मैं सच कह रहा हूं, कोई छुआछूत की बात नहीं है। अगर यह बीमारी मुझे मोहन या बहू को हो गई तो फिर बढ़ती चली जाएगी। कोकिला को अपने पति की बातें बुरी लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद रिंकू अपनी पढ़ाई शहर से पूरी कर आती है और वो अब डॉक्टर भी बन चुकी थी। लेकिन जब रिंकू गांव में आती है तो लोगों की खांसी की बीमारी के बारे में उसे पता चलता है और वो अब गांव में एक शिविर लगवाती है जिसमें सभी की जांच की जाती है और रिंकू गांव में बढ़ रहे इस महामारी का समाधान ढूंढती है और इसके इलाज के लिए शहर से कई डॉक्टर आते हैं और गांव के लोगों का इलाज करते हैं। हालांकि सप्ताह भर के अंदर ही गांव के लोगों में सुधार दिखता है और कोकिला भी पहले से ठीक थी। बहू, तूने तो चमत्कार कर दिया। पूरे गांव के लोगों को तूने जिस तरह से ठीक किया है, हर कोई दुआएं दे रहा है तुझे। आपकी बहू तो डॉक्टर बन गई है, अब वो बुरी से बुरी बीमारियों का इलाज कर सकती है। बहू, मैंने तुझे कितना गलत बोला। तेरे रंग रूप को लेकर हमेशा तुझे सुनाती रही, लेकिन तूने सब बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और मेरे बेटे ने भी तेरा साथ दिया। तभी तो आज जो लोग तुझे तेरे रंग रूप को लेकर ताने दिया करते थे, आज वो ही तेरी तारीफ करते नहीं थक रहे। इस घर में मेरा फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता और रिंकू को बहू बनाने का फैसला भी मेरा ही था। क्यों रिंकू बहू, सही कहा ना मैंने? रिंकू बेशक काली थी, लेकिन रिंकू के हौसलों को उसका पति मोहन उड़ान देता है और जल्द ही रिंकू भी अपने पति का सपोर्ट पाकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाती है।